सोनाली, अगर मुझे एक फार्मा कंपनी डालना है तो क्या करना पड़ेगा? I think ethics is the center point of this business, as I mentioned before also. क्योंकि हेल्थ केयर में आप एथिक्स को छोड़ के अगर थोड़ा भी काम करोगे तो दो चीजें होंगी, एक तो नाम खराब होगा, सेकंड आप डायरेक्टली लाइफ को इम्पैक्ट करोगे. Since you are a strategic investor in startups, Yeah. you play the role of an advisor. Yeah. तो जब भी स्टार्टअप्स पिच करने तुम्हारे पास आते हैं तो आप क्या देखते हो स्टार्टअप? सो इस बार के हमारे जो गेस्ट है डॉक्टर सोनाली केडे. नाउ शी इज अ फार्मा इंडस्ट्री वेटरन. काफी एक्सपीरियंस है उनको फार्मा इंडस्ट्री में, और उनसे हम ये जानेंगे कि फार्मा इंडस्ट्री काम कैसे करती है, उसमें क्या क्या करियर्स होते हैं, दवाई कैसे बनती है, कौन सी दवाई बेटर है. जब भी हम गूगल करते हैं किसी भी चीज के बारे में, दवाई के बारे में, तो हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको कितना ट्रस्ट करना चाहिए, कब डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर्स क्या सोचते हैं आपको दवाई देने के पहले, दवाई आप जब भी लेंगे उसका क्या क्या इफेक्ट्स हो सकता है आपके जिंदगी में, एंड इन जनरल फार्मा कंपनी कैसे काम करती है. तो दिस इज अ वेरी यूनिक पर्सपेक्टिव, वेरी यूनिक नॉलेज दैट वी आर ट्राइंग टू गिव यू हियर, जिससे परहैप्स आपको पता चलेगा कि जो आप एक सिंपल काम करते हो सिर्फ दवाई लेने का, उसके पीछे कितना काम रहता है, उसके पीछे कैसी एक इंडस्ट्री पूरी बनी हुई है. वो आप जब समझ जाओगे तो आपको बेटर आइडिया होगा आपको क्या ट्रीटमेंट मिल रही है उसके बारे में. सो आई होप यू गाइस enjoy this podcast and do subscribe and watch it till the very end. So, सोनाली, अगर मुझे एक फार्मा कंपनी डालना है तो क्या करना पड़ेगा? फार्मा कंपनी डालना है? हाँ. अच्छा, पहले तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्यों डालना है. मतलब बहुत लोग पैसा कमाने के लिए डालना पैसे कमाने के इंटरेस्टिंग. सो देखिए, एक फार्मा कंपनी डालने के लिए कुछ कॉमन एंड आई वुड से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें जो होती है, पहले तो जो फाउंडर है उसे एक थोड़ा सा एक्सपर्टीज होना चाहिए अबाउट दैट फील्ड. राइट. और अगर नहीं भी है, बहुत बार ऐसे भी फाउंडर्स आते हैं जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं या फिर नॉन फार्मा बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन उन्हें इंटरेस्ट बहुत है बिकॉज ये इंडस्ट्री बहुत बूमिंग है, इसमें पैसा बहुत है, इसमें इम्पैक्ट भी काफी अच्छा है. सो ओवरऑल लोग चाहते हैं कि इस फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूट करें इन देयर बेस्ट कैपेसिटी. सो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर एटलीस्ट ब्रिंग एन एक्सपर्ट फ्रॉम दैट डोमेन, ताकि वो एक्सपर्ट आपको राइट इनसाइट्स दे सके और आपको एक सही दिशा या डायरेक्शन दे सके. That is first thing I would say from the founder perspective or the founding team perspective. The second thing I would say is what therapy area that you want to target. मतलब कौन से medicines या drugs आपको लाने हैं मार्केट में, क्योंकि सारे medicines या सारे drugs अभी required है, not required है, या फिर innovators ज़्यादा चलते हैं उसमें या फिर generics चलते हैं, वो सब देखना होगा. और तीसरा है आपका ओवरऑल पॉपुलेशन, आप क्या टारगेट करना चाह रहे हैं. सो ये सब प्राइमरी चीजें अगर है तो आई थिंक एनीवन कैन स्टार्ट अ फार्मा कंपनी. एनीवन कैन स्टार्ट. ओके. लेकिन विद द राइट सेट ऑफ माइंडसेट, विद द राइट सेट ऑफ पीपल एंड विद द राइट सेट ऑफ इंटेंट that they really want to bring impact and they really want to change people's life, benefiting them, giving them the best possible patient care. So आपका इंटेंट बहुत बहुत महत्वपूर्ण है. मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी, बहुत लोग करते हैं फॉर पैसा. मेरे हिसाब से पैसा इज द बाय प्रोडक्ट. पैसा हम किसी भी चीज से कमा सकते हैं, एंड लेकिन हेल्थ साइंस या फिर हेल्थ केयर में काम करने वालों लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उनमें वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो परसिवरेंस होना चाहिए, और वो डिजायर होनी चाहिए टू डू समथिंग गुड फॉर आवर पीपल. तो वो बिजनेस भी अच्छा चलेगा और पैसा बाय प्रोडक्ट के हिसाब से आते रहेगा. लेकिन आपका अगर इंटेंट करेक्ट है, आप एथिकली करेक्ट है, टेक्निकली भी आप बहुत अच्छे जा रहे हो, एंड इफ यू आर crossing all the hurdles in a well regulated manner and in a very ethical manner, I think nothing can stop. क्या hurdles आते हैं? बहुत कॉमन हर्डल्स आते हैं फार्मा इंडस्ट्री के लिए. आते हैं रेगुलेटरी हर्डल्स, जो कि बहुत ही कॉमन देखा जाता है. तो लोगों को ऐसा लगता है कि बिकॉज हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, इसमें काफी पैसा है, तो लेट्स स्टार्ट इट. लेकिन जैसे वो जंप करते हैं उन्हें पता चलता है कि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस है. पहला चैलेंज है कि रेगुलेटरी हर्डल्स, एज आई सेड. सो हेल्थ केयर बहुत रेगुलेटेड मार्केट है, और नॉट ओनली दैट, इट्स वेरी लीगली बाउंड मार्केट. कुछ भी आपके कोई भी एक्शंस या आपके कोई भी डेवलपमेंट्स आपको इम्पैक्ट कर सकते हैं, लार्जली लोगों को इम्पैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज यू आर डीलिंग विद पेशेंट्स लाइव्स, यू नो. सो रेगुलेशन को और दिस लीगैलिटीज को और कंप्लायंस को सेंटर पॉइंट बनाते हुए आपको आगे आगे बढ़ना चाहिए. और बहुत सारे लोग इसको पार्क कर देते हैं कि देखेंगे बाद में, जब जरूरत पड़ेगी तब उसके बारे में सोचेंगे. लेकिन तब तक ऐसा हो जाता है, बहुत सारे कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, फिर उनको लीगली भी उन्हें बैटल करना पड़ता है. कभी कभी कंपनी कोलैप्स हो जाती है, बंद करना पड़ सकता है, या फिर कभी ऐसा हो सकता है कि उन्हें
kind of they have negatively impacted people, you know, causing side effects and all those things. So it's very very important to understand this regulatory compliance. अगर आप में वो I would say that capability नहीं है in house, तो डेफिनेटली आप एक रेगुलेटरी अफेयर्स एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं और उनको ऑनबोर्ड भी कर सकते हैं, और जो आपको टाइम टू टाइम डायरेक्शंस या गाइडेंस देते रहेगा. दैट इज द फर्स्ट हर्डल आई वुड से फॉर सच टाइप ऑफ थिंग्स. द सेकंड दैट आई से इज द माइंडसेट ऑफ डॉक्टर्स. नाउ व्हेनेवर वी ब्रिंग समथिंग व्हिच इज वेरी इनोवेटिव इन नेचर, जो कुछ क्रांति करने के लिए बोलते हैं, जैसे रिवॉल्यूशन के लिए है, या फिर समथिंग दैट यू वांट टू ब्रिंग व्हिच विल बी इनोवेटिव प्लस गेम चेंजर, तो वहाँ पे डॉक्टर्स जनरली दे डोंट वेलकम यू एज कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज. और इसका भी एक रीजन है, बिकॉज मेडिकोज आर जनरली अ क्लोज ग्रुप, और वो इसीलिए भी हर इनोवेशन को वेलकम नहीं कर पाते, क्योंकि ये काफी रेगुलेटेड और लीगली बाउंड मार्केट है. थोड़ी सी भी गलती, थोड़ा सा भी नेग्लिजेंस अगर वो करे तो डायरेक्टली पेशेंट की लाइफ को इम्पैक्ट होता है. सो डॉक्टर्स भी बहुत केयरफुली हर स्टेप लेते हैं, और वो उसी इनोवेशन को वेलकम करते हैं जो एविडेंस बेस्ड हो या एविडेंस से हेवी सपोर्टेड हो, प्रूवन हो. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और वहाँ पे हमारे लोग जो फाउंडर्स होते हैं, उन्हें वो भी एक चैलेंज लगता है कि वो कुछ नया नहीं लेके आ पा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे. तो आपको पहले मार्केट नहीं है तो बनाना पड़ेगा, और मार्केट है तो मार्केट को जान के सही स्टेक होल्डर्स को फाइंड करके आपको उसको लॉन्च करना होगा. दिस आर सम आई वुड से हर्डल्स. सो ऐसे तो लेकिन इसमें बहुत मेहनत लग जाएगा, एज इन टू फाइंड द राइट स्टेक होल्डर्स, यू नो, टू फाइंड द राइट पीपल, क्योंकि पता नहीं, पीपल क्लेम दैट दे आर एक्सपर्ट इन समथिंग, दे माइट नॉट बी. That is one thing. The other thing is budget. Say for example somebody wants to start a company. अब उसको कितना, how much does it cost? So it depends on the stage at which you are. It depends the type of company that you are starting. The budget is always depend on multiple factors. लेकिन क्या है लीस्ट, क्या है बजट? लीस्ट एज इन आई वुड से अभी बहुत सारे गवर्नमेंट सपोर्ट्स भी आ रहे हैं, सो यू डोंट नीड टू शेल आउट ऑफ योर पॉकेट. यू कैन बी अ बूटस्ट्रैप. देयर आर मेनी फाउंडर्स हु आर बूटस्ट्रैप्ड, लेकिन बूटस्ट्रैप टू सम एक्सटेंट. In fact, I always tell people don't get exhausted with your savings and with your reserves, क्योंकि वो आपको पता होना चाहिए आपका रनवे क्या है आगे. और अगर आपको 6 months का रनवे भी नहीं दिख रहा है, you are just spending your savings, I think that's a very very bad idea. मैंने लोगों को देखा है कंपनी शट डाउन होते हुए जस्ट बिकॉज उनके पास प्लान बी नहीं था. और आज की तारीख में पूरा एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम इतना ज़्यादा encouraging है, गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रहा है, एंड देयर आर एवरी मंथ न्यू स्कीम्स आ रही है. हमारे पास मोर देन 1000 इंक्यूबेटर्स है, एक्सीलरेटर्स है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स काफ़ी प्रोग्राम्स कर रहे हैं, काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं, एंड देयर आर मेनी स्कीम्स विच आर प्रोवाइडिंग यू ग्रांट्स, donations, loans also. So you can take help of all these things, and you can build your company based on that. You don't need to put all the money and then wait and watch कि देखते हैं क्या होता है. That's like a very very bad strategy. Bad idea. Very bad idea, I would say. Never fall in that circle. और थर्ड चीज लोग बोलते हैं कि कंपनी स्टार्ट करने के लिए पैसा ही लगता है, मेरे पास पैसा है मैं नहीं कर सकता. मेरे पास ऐसे एग्जांपल्स है, क्योंकि डे इन डे आउट काफ़ी पिचिंग होते रहता है. ऐसे फाउंडर्स आते हैं जो दे आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, नॉट इवन फ्रॉम द हेल्थ बैकग्राउंड, बट स्टिल जस्ट बिकॉज दे आर डिजायरिंग टू डू समथिंग, वो आ गए हैं एंड दे रियली वांट टू बिल्ड एन इम्पैक्ट. उसके लिए जो भी उनको फाइट मारना है, जहाँ पे भी उन्हें जाना है, जिस भी लोकेशंस में लोगों से उन्हें मिलना है, वो कर रहे हैं. थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, लेकिन रास्ते मिलेंगे अगर आप सच में चाह रहे हो कि कुछ करना है. सो कितना लाइक 1 या 2 lakhs में चालू हो जाता है कंपनी? हाँ, पहले तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन करना है, लाइक यू हैव टू गेट योर सर्टिफिकेशंस और इनकॉर्पोरेशंस, लाइक दैट, दोस आर द बेसिक थिंग. तो 1 lakh में ये पूरा आप पकड़ लो, और धीरे धीरे यू कैन जस्ट स्टार्ट विथ लाइक आइडिएशन में है. चलो सब फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट मुझे बेचना है, हाँ, एक दवाई बेचनी है, तो उसके लिए कितना पैसा लगेगा यूजुअली? क्योंकि नॉर्मली तो वैसे एक दवाई मतलब एक पोर्टफोलियो रहता है, राइट, कंपनी का. ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ विटामिन बेचूंगा. बिल्कुल ऐसा तो होता नहीं है. बिल्कुल. बट सपोज चालू करना है, सपोज 3 प्रोडक्ट्स के साथ चालू करना है, कितना पैसा लगेगा? आई थिंक चालू करने के लिए आपको 2-3 लाख भी इनफ है. फिर उसके बाद आपको अपस्केल करना है, मतलब वो बिजनेस को आप कितना ज्योग्राफीज में जाना चाह रहे हो, कितने और थेरेपीज में जाना चाह रहे हो, तो वो आपके स्केलिंग पे डिपेंड करेगा आपको और कितना पैसा लगेगा.
But anyone can start depending on the outlook that they have and the vision that they have. So कुछ लोगों के short visions भी रहते हैं, जैसे कुछ founders आते हैं वो कहते हैं कि we are from tier 2 city and I want to build an impact only in my city. And then maybe if I get good success there, मैं थोड़ा आजू बाजू की cities को करना चाह रहा हूँ, उसके beyond मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ. That is his vision. So for such type of models maybe कम पैसे में हो जाएगा. लेकिन if someone like Zomato अगर उनको चाहते हैं कि वो नेशनल लेवल पे अगर इम्पैक्ट करे तो ऑब्वियसली बहुत फंड्स लगेगा. वो फंड वो खुद से नहीं कर सकते, उन्हें डेफिनेटली दे विल हैव टू रेज फंड्स और इन्वेस्टर्स के पास जाके पिचिंग करके दे विल हैव टू रेज फंड्स एंड देन स्टार्टअप स्केलिंग, क्योंकि उसमें ह्यूमन रिसोर्स आएगा, उसमें मैन्युफैक्चरिंग आएगा, सप्लाई चेन आएगा, रेगुलेटरी कंप्लायंस आएगा, आपके एक्सपर्ट्स को ऑनबोर्डिंग रहेगा, आपका सैलरीज रहेंगे और बहुत सारी और भी चीजें होती है. जस्ट लाइक रनिंग अ कंपनी, ऑल द डिपार्टमेंट्स को एक साथ लेके चलना है. सो सपोज मैंने लोग तो ढूंढ लिए, ठीक है, द स्टेक होल्डर्स, द फाउंडिंग टीम, मैंने लोगों से बात करके मिल करके आई फाउंड अ फ्यू पीपल हु आर विलिंग टू स्टार्ट अ कंपनी विथ मी. ओके अभी कंपनी स्टार्ट तो मैंने कर ली, लेकिन मैं दवाई बनाऊंगा कैसे? तो खुद मुझे बनाना पड़ेगा या फिर मुझे किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा? नहीं, तो दो मॉडल्स चलते हैं. एक तो खुद बनाना है, एज इन अगर आप अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल सकते तो that is like one model. That would be very very expensive. So लोग generally ऐसे करते हैं, they import it. They import it if it's a product which is not marketed in India but it is marketed in other countries. They import it and then they get the necessary regulations done and then they start marketing here. That is one way. The second is if that product is already available in the market, Indian market I am talking about, तो उसको हम जस्ट प्रोक्योर करके सेल भी कर सकते हैं. सो देन यू बिकम मोर ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटर. हाँ, ब्रांडिंग करके और वो सारे लीगैलिटीज करके यू बिकम मोर लाइक अ डिस्ट्रीब्यूटर और रीसेलर ऑफ द सेम प्रोडक्ट. सो दैट इज अनदर वे. हाँ, क्योंकि मैंने पढ़ा था सन फार्मा का भी आई थिंक ऐसी ही स्टोरी है कि जो ओनर है उनके, तो ही ऑलरेडी हैड his network built in that industry. From there he started. Even बहुत सारे जो लेटेस्ट फार्मा कंपनीज हैं, तो उसमें से a lot of them have been started by people who used to work in pharma companies as medical representatives. So I worked in pharma industry, I would say, when I was working with GSK, MSD, all these companies. वहाँ के जो reps, representatives थे, medical representatives, they were generally of the experience of 15 to 20 years. काफी senior थे. तो उनका already plan भी यही था, because they have already the network. डॉक्टर से उनका बहुत अच्छा रैपो है. They already know all the distributors. They already know the science also behind it and how to sell. सबसे main skill कैसे बेचना है वो उन्हें आता है. So they are very good with all this and many of them have started their companies and few of them are already in the pipeline. They are thinking of that. So that's actually, it's a very good idea for medical representative to start a company post retirement, yeah, whenever they feel that this is the right time. Tell me about it, यार. ये जो प्रोफेशन है, I think इसके बारे में ना इतना ज्यादा बात होता नहीं है. Okay. At least I haven't seen. But I want to know the life of a medical representative. और मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि I think कि उनका ना लाइफ बहुत टफ होता है. Yeah, it is very tough. As much as I have seen. Yes. तो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अगर किसी को बनना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनना चाहिए, उसके लाइफ में क्या चैलेंजेस आते हैं एंड वो कहाँ तक जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहिए क्या? तो यस, आंसर इज यस, क्योंकि वो एक ऐसा जॉब है कि सच में आप इम्पैक्ट लाते हो और आपके कंपनी का, वो छोटी हो बड़ी हो, इंडियन हो या मल्टीनेशनल हो, कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट करने का whole responsibility is on the shoulders of your sales team. If your sales team is doing good and capable of generating revenue, I think the company is getting benefited. So किसी को बनना चाहिए क्या? अगर उनमें लेकिन उसमें कुछ क्वालिटीज लगती है. I would suggest talk about some qualities of medical rep is required. पहला है कि पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि 4 घंटे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को क्लिनिक के बाहर खड़ा होना होता है लेकिन उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती. और बहुत बार ऐसा होता है कि उनके पास टारगेट्स होते हैं कि एक दिन में आपको 10 डॉक्टर्स को मिलना है.
अभी एक दिन में 10 डॉक्टर को मिलना है तो पेट्रोल और वो सारा अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस कंपनी देती है. दे टेक गुड केयर ऑफ देम इन टर्म्स ऑफ दैट. लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि सेम टाइम पे इधर भी 12 बजे डॉक्टर फ्री हो रहा है और उधर भी डॉक्टर फ्री हो रहा है और ये 2 डॉक्टर उसके लिस्ट में और उनको आज उसे मिलना ही है. सो दे कीप ऑन मिसिंग डॉक्टर्स. तो लिस्ट में उसका फिर टारगेट जो है पर डे 8 to 10 डॉक्टर्स इन अ डे वो कंप्लीट नहीं होगा. और जैसे वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे उनका परफॉर्मेंस डाउन होता है. और उनका सैलरी के अलावा उनके पास और एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड एज इंसेंटिव. सो देयर इंसेंटिव्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द सैलरी. सैलरी इज लाइक द बेस फॉर देम. जो जितना ज्यादा परफॉर्म करेगा उतना ज्यादा इंसेंटिवाइज होगा और उतना ज्यादा उसके बकेट में आएगा. प्रमोशंस भी और उसका मंथली जो इनकम वो जनरेट करेगा. इसलिए उनका जद्दोजहद यही रहती है कि वो कितने डॉक्टर्स को मिल सके इन अ डे और कितने डिफरेंट इनसाइट्स ला सके और उनका कितने ज्यादा रिलेशनशिप्स बने विद डॉक्टर्स. सो इसमें बहुत बार वो मिस होता है बिकॉज ऑफ दिस टाइम क्रंच. सेकेंड, ज्योग्राफीज भी ऐसी कॉम्प्लेक्स होती है कभी कभी कि आप गाड़ी से भी नहीं जा सकते हो, so आपको पैदल जाना होता है. So geography wise also some people are finding it very difficult. Then third challenge is doctors के मन में about medical representatives in India, I would say they have a mindset about, they have a impression, I would say कि कंपनी से आया है तो प्रमोट करने आया है. Yes, they are a promoter. उनका काम ही है ब्रांड रिकॉल करना या फिर डॉक्टर्स को नए प्रोडक्ट्स के बारे में बताना. बट ऑल्सो दे आर अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. सो व्हाई डॉक्टर्स आर नॉट लुकिंग देम एज, I would not say as peers because they are not medical doctors, but I would say at least a source of information who is giving them the right information. और ऐसा information जो उन्हें किसी भी किताबों में नहीं मिलेगा क्योंकि वो कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताया. हाँ, लेटेस्ट. और कंपनी के सपोज इस प्रोडक्ट का मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन उस रिप्रेजेंटेटिव के पास ही होगी जो उस कंपनी में काम करता है. सो दैट ही बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर डॉक्टर. अनफॉर्चुनेटली दोनों साइड से प्रॉब्लम्स है बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें ऐसा देखा जाता है कि दे आर जस्ट प्रमोटर्स. दे हैव कम हियर टू जस्ट प्रमोट देयर मॉलिक्यूल और देयर प्रोडक्ट और बिजनेस के लिए आए. बट अगर आप देखोगे तो जो सही डॉक्टर्स है जो वैल्यू ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जानते हैं, ऐसे भी डॉक्टर्स है. बिकॉज आई हैव वर्कड वेरी क्लोजली विद आवर सेल्स टीम बिकॉज आई स्टार्टेड एज एन MSL मतलब मेडिकल RMA, हाँ, मेडिकल साइंटिफिक. एंड RMS जो रीजनल मेडिकल एडवाइजर्स होते हैं वो फील्ड में काम करते हैं MSL इनके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ. सो हमने देखा है कि उनका स्ट्रगल बहुत ज्यादा है. उनके टारगेट्स है, मेडिकल्स को टारगेट नहीं होते बट उन्हें टारगेट्स होते हैं. दे हैव टू रीच एंड फुलफिल दोज टारगेट्स, अदरवाइज उनके सैलरी इम्पैक्ट करता है. और सेकेंड है कि अगर कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बहुत नॉलेजेबल हो and every time he is bringing something new to the table to doctor will immediately understand that he is actually bringing new to me every time. और वो राह देखता है और कभी फोन भी करते हैं कि अरे तू आया नहीं बहुत दिन से, कुछ नया नहीं है क्या, so tell me something new. So वो आपको उतना एक इमेज और उतना रिस्पेक्ट बिल्ड करने के लिए टाइम लगता है बट इट हैपेंस विद टाइम. एंड क्या ऐसे फार्मा इंडस्ट्री में पोजीशंस होते हैं जहाँ पे एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पहुंच सकता है? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव CEO भी बन सकते हैं. सो दे स्टार्ट विथ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स जो अलग अलग कंपनीज में अलग अलग डेजिग्नेशंस है और फिर वो धीरे धीरे एरिया बिजनेस, पहले बिजनेस मैनेजर, फिर एरिया बिजनेस मैनेजर, फिर वो जोनल बिजनेस मैनेजर्स, फिर वो नेशनल बिजनेस मैनेजर. सो दे कॉल्ड एज BM, then ABM, then ZBM, then NSM. And then धीरे धीरे they can also become BUD, business unit head. They also become a part of your supreme leadership team, जिसे हम SLT कहते हैं. And they are very very important part of the decisions happening within India as well as the cross country collaborations भी होते हैं और काफी partnerships भी होते हैं. So वहाँ पे भी they have a voice. And of course, if you are good, if you are extraordinarily done in the past, definitely they can become the managing director of the also of the company and also the CEO of the company. So nothing can stop. That's what I was saying, that no degree is essential, that just because you are a doctor you can gain this, just because you are not M.Pharm or B.Pharm you will not get this. Everything depends on initially entry के लिए qualification is important, लेकिन जैसे entry होने के बाद आप कितने अलग दिखते हो लोगों से, क्राउड से, वही आपको आगे आगे लेके जाता है. और बहुत सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे स्टार्टेड एज MR बट दे बिकेम मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड CEOs आल्सो. मुझे ना कभी कभी उसमें थोड़ा एक एथिकल कंसर्न दिखाई देता है कि देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज, लॉट ऑफ कंपनीज इवन
promote the same product, हाँ हाँ एक ही दवाई वो बिल्कुल लोग ये बिल्कुल, कर रहे हैं, हाँ तो अभी उसमें क्या हो जाता है कि एक ही दवाई है तो उसमें ऐसा ज्यादा साइंटिफिकली ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, बहुत बार पुराने भी होते हैं, बहुत तो बार सबको पुराने सब भी पता होते है, हैं। करेक्ट। तो अब ऐसे सिचुएशन में बात फिर बिजनेस पे ही आती है हाँ कि जो ज्यादा बिजनेस देगा या जिससे ज्यादा फायदा होगा। करेक्ट। अब ये माय क्वेश्चन इज ये सब कितना एथिकल है, हम्म बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रीटमेंट हियर राइट, हाँ पेशेंट्स के लिए, Yeah. हाउ एथिकल इज इट एंड व्हाट शुड बी डन अगर वो एथिकल नहीं है तो। एथिकल इन व्हाट सेंस? मतलब अगर कोई कंपनी हाँ फॉर एग्जांपल दे गो आउट ऑफ देयर वे जस्ट टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट, अच्छा इवन इफ देयर प्रोडक्ट इज से कॉस्टली, हम्म तो भाई पेशेंट्स को तो कॉस्टली पड़ रहा हो, हाँ बट फार्मा कंपनी को तो बेचना है। करेक्ट। तो ऐसे प्रैक्टिसेस के लिए अपने कंट्री में कुछ रेगुलेशंस या व्हाट इज द करंट सिनेरियो, हाउ Yeah. कैन डॉक्टर्स अवॉइड हम्म getting in such situations? Yeah. Yeah, how can companies even do it more ethically? I think ethics is the center point of this business, as I mentioned before also. क्योंकि हेल्थ केयर में आप एथिक्स को छोड़ के अगर थोड़ा भी काम करोगे तो दो चीजें होंगी, एक तो नाम खराब होगा, सेकंड आप डायरेक्टली लाइफ को इम्पैक्ट करोगे। सो कोई भी एथिकल नॉन एथिकल प्रैक्टिस फ्रॉम कंपनी पर्सपेक्टिव एज वेल एज फ्रॉम रिसीवर और द कस्टमर, यहाँ पे हम बोलेंगे स्टेक होल्डर हु इज अ डॉक्टर, पेशेंट तो बाद में आ रहा है, सो ये दोनों ही पार्टीज ने नहीं करना चाहिए। और फार्मा कंपनीज में अगर आप बोलोगे तो देयर इज अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट जिनका काम ही है टू रेगुलेट दिस, कि हाउ आर सेलिंग इज डन, ऑन व्हाट बेसिस इज डन, कम्युनिकेशन क्या जा रहा है बाहर। बहुत बार कम्युनिकेशन के गाइडलाइंस दिए जाते हैं टू एवरीवन, टू एमएसएल्स, टू मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, कि आपको बाहर जाके क्या बोलना है। So that communication is also well regulated within the company, and no communication can be sent outside without approval from the medical affairs team, जो कि इसके मेन कस्टोडियंस है। Now second is कि अगर आप कोई नॉन एथिकल प्रैक्टिस करते हैं, सो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा, सो द लीगल एक्शंस विल बी टेकन, कंपनी उसको थ्रो आउट कर देगी, एंड देन द अदर उसके इम्पैक्ट्स। द थर्ड थिंग इज, बहुत बार ऐसा देखा गया, और जो पहले ऐसे बहुत बार होता था कि कंपनीज यूज्ड टू लिटरली पैम्पर डॉक्टर्स, लाइक पैम्परिंग इन द सेंस दे यूज्ड टू सेंड देम फॉर कॉन्फ्रेंसेस एंड गिफ्ट्स, यू नो टेबल टॉप जिसको हम कहते हैं, टेबल टॉप पे आपको बहुत सारे गिफ्ट्स दिखते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स एंड दिवाली गिफ्ट्स एंड टिपिकल बर्थडे गिफ्ट्स, उनको सब पता होता है कहाँ पे क्या, ये होता था पहले, बट अभी विद द रिसेंट यू नो रेगुलेशंस इट हैज बीन स्टॉप्ड and it is not encouraged at all, and people are refraining from doing any of these activities. और जो छोटे मोटे पॉकेट्स में हो भी रहा होगा, सो वो जैसे ही पता चलेगा, बोलते ना चोरी तभी पता चलती है जब वो पकड़ी गई। चोरी हो रही है, कहाँ हो रही है, कितनी हो रही है, हमें भी नहीं पता, लेकिन वो जब पकड़ी जाएगी तो डेफिनेटली उसको सजा भी मिलेगी। सो इट इज नॉट, कंपनी नेवर टॉक अबाउट नॉन एथिकल प्रैक्टिस बिकॉज दे हैव एथिकल कंपनी, और सॉरी एथिक्स का टीम है जिनका काम ही ये है कि कुछ नॉन एथिकल तो नहीं हो रहा है हमारे साइड से। अभी डॉक्टर्स कुछ डिमांड करते हैं, नाउ दैट इज आल्सो अनदर एंगल। आई सेड देयर आर ऑलवेज, देयर आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। डॉक्टर्स आल्सो दे, अरे तू तो वो देता ही नहीं है, वो फलाना कंपनी तो वो देती है, तू तो पिछले दिवाली में भी कुछ नहीं दिया, तुम लोग तो ये कुछ देती नहीं है। सो ऐसे भी चीजें हमारे एमआरस हमें बताते थे, यू नो सच टाइप ऑफ डिस्कशंस आल्सो हैपन। लेकिन उसको कैसे टैकल करना है वो उस इंडिविजुअल को पता होना चाहिए पहले, कीपिंग आवरसेल्फ विद इन द बाउंड्री ऑफ द एथिक्स, क्योंकि हम किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, हमारा खुद का बिजनेस नहीं है। सेकंड, डॉक्टर्स के रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपसे, मतलब बिजनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द कंपनी कि आपका रेपुटेशन इंपॉर्टेंट है। कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी रेपुटेशन के ऊपर कुछ नहीं सोचती है। सो जहाँ पे भी मैल प्रैक्टिस दिखता है वहां पे ही वो खत्म की जाती है। और बहुत बार अगर कुछ स्पूरियस ड्रग्स या फिर कुछ फॉल्स, यू नो स्पूरियस ड्रग मतलब ऑडियंस के लिए बोल रही हूँ, कि कुछ नकली दवाई अगर आ भी जाती है मार्केट में तो उसको भी विड्रॉ किया जाता है, उसके साथ क्या करना है वो सारे इलीगैलिटीज वो सब होता है। बट कंपनी वाइज दे नेवर वांट सच टाइप ऑफ थिंग्स टू हैपन। लेकिन उस क्लिनिक के अंदर, उस केबिन के अंदर क्या होता है वो उन दोनों इंडिविजुअल को ही पता है। बट जनरली इट इज नॉट एडवाइजेबल, नॉट टेकन इट इन द गुड स्पिरिट, एंड इट इज वेरी वेरी इलीगल टू डू सच टाइप ऑफ मैल प्रैक्टिसेस, देन दे विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। नहीं, नकली दवाई, सिंस यू मेंशन्ड नकली दवाई, कैन यू टेल अस कि जेनेरिक्स बेटर या फिर जो ब्रांड के जो दवाई है, क्योंकि जेनेरिक्स तो सस्ते होते हैं, तो कौन से लेने चाहिए?
सो देखिए उसमें बहुत डिबेटेबल और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट जेनेरिक्स की एक जगह है। जेनेरिक्स का जैसे मैंने रूरल प्रैक्टिस भी किया है, आई वॉज वर्किंग एज अ मेडिकल ऑफिसर इन द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अब वहां पे अगर आप कोई ब्रांडेड दवाई देंगे तो उसका जो कॉस्ट रहेगा वो मेरे पेशेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली उन्हें हमें ऐसी मेडिसिन देनी है जो सस्ती है, बट एट द सेम टाइम हमें उस दवाई से उनको कोई नुकसान ना हो। दैट शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। द सेकेंड इज वी टॉक अबाउट टू एलिमेंट्स, सेफ्टी, एफिकेसी। सो सेफ्टी तो पहले इंश्योर कर लिया, अभी बात आ गई एफिशिएंसी की या एफिकेसी, कितनी असरदार है वो, कितनी असरदार वो दवाई है। अभी हो सकता है कि वो दवाई थोड़ी लेस असरदार हो एज कम्पेयर टू द ब्रांडेड वन, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। वो शायद ऑडियंस के लिए इतना रेलेवेंट नहीं रहेगा, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि राइट इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज करने की वजह से उसकी असरदार जो असर है वो थोड़ा कम हो सकता है। अच्छा। लेकिन एटलीस्ट इतना है कि उससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। राइट, दैट शुड बी द प्राइम फोकस ऑफ बिल्डिंग अ जेनेरिक कंपनी या फिर प्रोडक्ट्स। बहुत बार ऐसे होता है कि लोग ये दोनों को ही आई वुड से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और वहां पे फिर ये नकली दवाई का चलन दिखता है और वहां पे ऐसा मार्केट दिखता है, फिर बाद में उन पे एक्शंस होते हैं। लेकिन जेनेरिक वर्सेस ब्रांडेड, आई वुड से इफ यू कैन अफोर्ड, बिकॉज ब्रांडेड मेडिसिन जो होते हैं वो बहुत सालों से उसके ऊपर रिसर्च किया हुआ होता है, डेटा होता है, काफी क्लिनिकल स्टडीज की होती है, इंसाइट्स लिए जाते हैं, फीडबैक्स लेते हैं डॉक्टर्स के, पेशेंट्स के फीडबैक्स होते हैं, तो उसके पीछे काफी एक बहुत ज्यादा एविडेंस बैकअप होता है वो। सो वो खाने से हमें जनरली साइड इफेक्ट्स नहीं होते, और अगर साइड इफेक्ट्स हो भी जाए तो उसका रिपोर्टिंग सिस्टम भी है, जिसको हम एडीआर बोलते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग सिस्टम है, जहाँ पे रिपोर्टिंग भी होता है और कंपनी वैसे नेसेसरी एक्शंस भी लेते हैं। सो ये सारी फैसिलिटीज वहां पे होती है। अभी जेनेरिक में आपको सोर्स पता होना चाहिए, कहाँ बन रहा है, इसके रेगुलेशंस क्या है, क्या प्रॉपर सर्टिफिकेशंस है, क्या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो भी जहाँ पे भी बन रहा है क्या उसमें प्रॉपर वो लीगली एंड वेल रेगुलेटेड है या नहीं। सो ये अगर ये सारा बैकएंड आपको पता है सो देन इट्स फाइन, बट अगर नहीं पता है सो सिर्फ कॉस्ट को लेके इफ अ पर्सन कैन अफोर्ड अ ब्रांडेड ड्रग दे शुड गो फॉर इट। इफ अफोर्डेबिलिटी इज द मेन चैलेंज, और जो हमारे इंडिया में मैक्सिमम इंडिया इज सफरिंग विद दैट, accessibility and affordability, these are the two main challenges that India is suffering right now. So obviously generic medicines play a very very important role, and if they are from a right source they will do the job as same and as similar as the branded one. क्योंकि अगर आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में जाएंगे या रूरल हेल्थ सेंटर्स में जाएंगे आपको सारे जेनेरिक ड्रग्स मिलते हैं, तो आपको ब्रांडेड नहीं मिलते, बट वहाँ पे वो चलता है बिकॉज दैट इज एक्चुअली सेविंग लाइव्स देयर। अभी सिंस यू मेंशन्ड एडीआर, मतलब एडीआर मतलब ड्रग्स के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, आई थिंक इंडिया में ना वो अवेयरनेस थोड़ा कम है। बाहर के कंट्रीज में लोग बहुत अवेयर है, तो कभी ऐसे साइड इफेक्ट हुआ ना तो वो लोग रिपोर्ट करते हैं। सो फॉर आवर ऑडियंस, अगर किसी को साइड इफेक्ट हुआ तो वो कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं हम लोग? तो साइड इफेक्ट हुआ तो आप पहले डॉक्टर को बताएंगे, राइट? जनरली जिस डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है हम जनरली उस डॉक्टर को कॉल करके बताते हैं कि आपने ये दवाई मुझे दी है और मुझे ऐसे ऐसे रैश आया है या फिर स्वेलिंग आया है, व्हाटएवर द साइड इफेक्ट इज। या दैट इज अ लॉजिकल फर्स्ट स्टेप, बट आई विल टेल यू इन माय एक्सपीरियंस, डॉक्टर के पास तो टाइम ही नहीं होता है वो रिपोर्ट करने का। हाँ, सो वहां पे एक थोड़ा अवेयरनेस की जरूरत है, बिकॉज प्रैक्टिसिंग डॉक्टर का और एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर देन पेशेंट्स देखना, मैनेज करना, ट्रीट करना, उससे ज्यादा और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पेशेंट्स को मैनेज करते वक्त अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस या चैलेंजेस आते हैं वो भी देखना उनका ही काम है। सो अगर पेशेंट घर पे आके मेडिसिन लेके अगर उसको रातों रात कोई रिएक्शन हो गया तो द डॉक्टर शुड बी एक्सेसिबल इनफ एंड अप्रोचेबल इनफ दैट पेशेंट शुड बी एबल टू कॉल हिम एंड इन्फॉर्म हिम कि मुझे ऐसे ऐसे हुआ है। नाउ डॉक्टर्स का रोल वहां से शुरू होता है। डॉक्टर्स देन हैव टू रिपोर्ट टू कंपनी जो भी ब्रांड का दवाई लिखा था, बिकॉज डॉक्टर ने तो वो दवाई बनाई नहीं है, और डॉक्टर वो लिख रहा है बिकॉज वो काफी टाइम से वो लिख रहा है और काफी पेशेंट्स में लिखा है, लेकिन ये रिएक्शन सब में होती है ऐसे नहीं है। देयर आर सम रिएक्शंस व्हिच आर idiosyncratic reactions which happen only once in so many lakhs of people. तो अभी वो रिएक्शन उसी पर्सन में आ गई, उसके पेशेंट में आ गई, सो वो रिपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो डेटा है एडवर्स ड्रग रिएक्शन का ये कंपनी मेंटेन कर रही है। और सेकंड है कि अगर कुछ कॉमन रिएक्शंस दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल न्यू ड्रग मार्केट में आया है जिसका ज्यादा एक्सपीरियंस ना डॉक्टर्स को है, ना पेशेंट्स को है, ना कंपनी को है, क्लिनिकल ट्रायल हुआ
अप्रूवल्स आ गए and now drug is launched in the market, so it's new for everyone. तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि क्लिनिकल ट्रायल, रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल, अपनी ऑडियंस के लिए बोल रही हूँ, इट्स अ वेरी कंट्रोल्ड काइंड ऑफ सेटअप जहाँ पे हर चीज कंट्रोल्ड होती है और गिवन सेट ऑफ पॉपुलेशन में ही होता है. फॉर एग्जाम्पल 100 लोगों में, 200 लोगों में, 1000 लोगों में, 2000, 5000 लोगों में. लेकिन जब ये मिलियंस लोगों को एक्सपोजर इस चीज का मिलता है तो हो सकता है कि कोई ऐसे रिएक्शंस जो उन 1000 लोगों में भी नहीं आए, लेकिन जब मार्केट में आने के बाद कुछ लोगों में आ सकती है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. तो उन रिएक्शंस को भी कंपनी ऑलवेज कीप अ नोट कि क्या ये रिएक्शंस आ रहे हैं पॉपुलेशन में, और ये रिएक्शंस अगर आ रहे हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शंस तो ये हमें रिपोर्ट की जाए ताकि हम हमारा डेटाबेस अपडेट करते जाए, ताकि उसके लिए जो नेसेसरी एक्शंस है वो डाले. और जो प्रिस्क्राइबिंग इन्फॉर्मेशन होता है, जो पीआई जिसको हम कहते हैं, या फिर लेबल्स जो होते हैं जनरल ऑडियंस के लिए, कि लेबल्स में भी बहुत बार लिखा होता है कि इससे ये हो सकता है, तो उतनी इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट हम दे सके ऑडियंस को. या फिर कुछ पर्टिकुलर पेशेंट्स में वो रिएक्शन अगर दिखती होंगी तो हम वो भी लिख सकते हैं कि जिनको इस चीज से एलर्जीज है वो कृपया ये ना ले. इस टाइप की हम इन्फॉर्मेशन या रेलेवेंट प्रिंट्स उस पर डाल सकते हैं ताकि उससे डॉक्टर का भी अवेयरनेस बढ़े, पेशेंट का भी बढ़े, और ओवरऑल वो रिएक्शंस का रिपीटेशंस ना हो. लेकिन डॉक्टर्स को वो रिपोर्ट करना चाहिए, लेकिन हमारे डॉक्टर्स में वो अवेयरनेस नहीं है. Exactly. और वहाँ पे फार्मा कंपनीज का बहुत बड़ा रोल आता है. जब हम लोग डॉक्टर से मिलते थे एंड जब हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स भी मिलते हैं, सो दे ऑलवेज टेल डॉक्टर्स कि अगर रिएक्शंस आती है तो आप ये मत सोचो कि वी विल टेक इट इन अ बैड वे, बैड सेंस कि अरे रिएक्शंस आ गई, तो दैट इज ओके, दैट्स लाइक अ पार्ट एंड पार्सल. लेकिन आपको वो रिपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे आप बहुत सारी जानें बचा सकते हो. कुछ ऐसी रिएक्शन भी आ सकती है, कभी कभी कुछ ऐसी रिएक्शन पॉपुलेशन में दिख जाती है जो 1 in million हो सकता है, लेकिन वो बहुत रेयर केस, बहुत रेयर, लेकिन वो रेयर रिपोर्टिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि इससे ये भी हो सकता है. तो वो कैसे पता चलेगा अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे. लेकिन अगर मोस्टली तो क्या होता है कि डॉक्टर्स के पास टाइम होता नहीं है. आई एम टेलिंग यू अबाउट द रियलिटी. या दैट्स ट्रू. तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं? सो ऐसे केस में तो वही है, आपको तो डॉक्टर के पास ही बोलना है. डॉक्टर अगर आगे रिपोर्ट नहीं करते तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू चेंज द डॉक्टर, चेंज द मेडिसिन एज अ पेशेंट आई वुड से. या फिर कंज्यूमर्स और उसमें जा सकते हैं, बट दैट्स लाइक अ वेरी वेरी लॉन्ग पाथ. आई थिंक द इजीएस्ट वे, एंड डॉक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज भी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दिन में अगर ऐसे, और ऐसा रोज तो होगा नहीं, बहुत ही कम बार ऐसे होता है, लाइक उसके 10-12 दिन की प्रैक्टिस में हार्डली 2-3 बार या एक आध बार कभी होगा. तो they should please, this is a request to all the doctors, just to create awareness about pharmacovigilance, which is a dedicated subject I would say for creating awareness about drug reactions. कि आपको कभी भी आपके प्रैक्टिस में ऐसा कुछ दिखता है तो प्लीज इंश्योर कि आप उसे रिपोर्ट करें. रिपोर्टिंग को हम एनकरेज करते हैं, डिस्करेज नहीं करते हैं. अच्छा, फॉर लाइक नॉर्मल पीपल, इज देयर अ पोर्टल फॉर रिपोर्टिंग कि डॉक्टर को, ठीक है चलो डॉक्टर कुछ नहीं कर रहा है, बट क्या मैं खुद से रिपोर्ट कर सकता हूँ? यस. तो बहुत सारे बार आपको, जैसे वो दवाई आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी कंपनी का है. सो वो कंपनी के पोर्टल्स पे आप जाके कर सकते हैं. वहाँ पे यू कैन जस्ट लॉज योर कंपनी, यू कैन राइट इट डाउन टू देम. कभी कभी टोल फ्री नंबर होता है जो 24 घंटे एक्टिव होते हैं वो लोग, और आप अपनी लैंग्वेज में मैसेज ड्रॉप करके रख सकते हो. और कभी आपको कॉल्स आएंगे बिकॉज, और कभी अगर आपने ऑफिशियल आवर्स में अगर कॉल किया तो उधर से एग्जीक्यूटिव्स भी रहेंगे जो आपसे बात करेंगे. दे विल टेक डिटेल्स ऑफ द ड्रग कि कहाँ से लिया, कौन सा लिया, कितने डोजेस लिए, क्या ब्रांड था, किस लिए लिया, रिएक्शंस का टाइम क्या था, मतलब लेने के बाद कितना टाइम के बाद आया, मतलब टेम्पोरल रिलेशनशिप देख रहे हैं. प्लस और कुछ एडिशनली लिया था क्या, पहली बार लिया कि हमेशा रिएक्शंस होता है. तो ये सारी इंफॉर्मेशन वो पेशेंट से लेते हैं एंड देन दे डू द नेसेसरी एक्शंस. सो पोर्टल्स आर अवेलेबल. And they are free generally, and they are available 24/7. So that option we always have. You just have to know the name of the company so that आप उनके वेबसाइट पे जाके रिपोर्ट अ कंप्लेंट या रिपोर्ट अ ड्रग रिएक्शन करके टैब सर्च करके जाओगे तो भी आपको मिलेगा. और अदरवाइज ऑल्सो कंपनी का एक टोल फ्री नंबर होता ही है जहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हो कि ये प्रॉब्लम है, मैं कहाँ रिपोर्ट करूँ. दैट ऑप्शन इज ऑलवेज देयर. बट हमारे लोगों में वो अवेयरनेस नहीं है, उसकी वजह से वो रिपोर्ट नहीं हो पाता है. एंड देन वी कीप ऑन चेंजिंग डॉक्टर या मेडिसिन्स. एंड कमिंग टू डॉक्टर्स, अभी न्यूज़ में बहुत चलता है कि ये हॉस्पिटल्स जो हैं दे जस्ट वांट टू गेट मनी आउट ऑफ पेशेंट्स. ऐसा इट्स अ मूवीज भी बनाए हैं इसके ऊपर बहुत सारे.
यू नो, तो वो तो बहुत एक्सट्रीम हो गया. अनफॉर्चुनेट. हाँ, बट लाइक फॉर अ रेगुलर सिनेरियो कि ठीक है चलो इतना एक्सट्रीम तो हम लोग नहीं सोच रहे हैं, बट फॉर एवरीडे पर्पस अगर डॉक्टर कोई एक पर्टिकुलर ड्रग प्रमोट कर भी रहा है, तो डू यू थिंक इट इज रॉन्ग फॉर द डॉक्टर टू डू इट? नो. सी, पहली बात तो वो प्रमोट नहीं करना बोलते उसको, वो है उनका एक कॉन्फिडेंस आ गया उस मेडिसिन पे. कोई भी डॉक्टर की पहली इच्छा यही रहेगी कि उसका पेशेंट ठीक होना चाहिए. अगर मुझे किसी पर्टिकुलर ब्रांड पे कॉन्फिडेंस आ गया क्योंकि मैं 10 साल से वही ब्रांड लिख रही हूँ, सो ऑब्वियसली मेरे पेन पे वही आएगा. कल जाके उसी मॉलिक्यूल का दूसरा भी प्रोडक्ट अगर आया और उसका साइंस में भी शायद उससे बेटर हो या फिर कुछ और उसमें एडिशनल फीचर्स हो, मैं जनरली इतना जल्दी स्विच नहीं करूंगी. क्यों? क्योंकि मेरे खुद के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है. कंपनी के पास जो है वो एक्सपीरियंस उनका है, ट्रायल्स का है, उनके स्टडीज का है, व्हाटएवर, वो लैब स्टडीज का होगा. लेकिन मेरे पास तो रियल लाइफ, रियल वर्ल्ड एविडेंस है. और मेरे पेशेंट का, मैं अपने पेशेंट का गारंटी दूं ज्यादा दे सकती हूँ. सो उसको प्रमोशन से ज्यादा हम बोलेंगे कि बिकॉज दे हैव दैट कॉन्फिडेंस ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट या ब्रांड, वो जनरली वो लिखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इससे मेरे पेशेंट सेफ रहेंगे और उन्हें जो असर चाहिए वो रहेगा. सो दैट इज वन वे ऑफ थिंकिंग. सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट बोल सकते हैं कि एक ही कंपनी को प्रमोट करते हैं. मतलब ये एक तो हमने अभी बोला प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन कंपनी के बारे में बात, कंपनी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं. बहुत सारा बार ऐसे भी देखा गया है कि वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर कंपनी, फॉर एग्जांपल एक्स कंपनी है, YZ, so many companies, so एक्स कंपनी के ही प्रोडक्ट्स लिखे जा रहे हैं by one doctor. So why that? So that is something that I'm not very favoring or I'm not very comfortable with, because कोई कंपनी के पास सारे अमेजिंग ड्रग्स नहीं हो सकते. प्लस माइनस होते हैं. अगर आपका नॉलेज ठीक है और अगर आप अपग्रेडेड रहते हो साइंस से, आपको पता है लेटेस्ट एविडेंस क्या है, तो कोई भी डॉक्टर यही चाहेगा कि मैं बेस्ट मॉलिक्यूल कैसे लूं, कौन से कंपनी का है वो मैटर नहीं करना चाहिए. तो दिस इज द राइट प्रैक्टिस. लेकिन कुछ मैल प्रैक्टिसेस होते हैं, वो तो हर फील्ड में होते हैं, इसमें भी होते ही होंगे आई एम श्योर. तो उसके लिए तो जब पता चलेगा तब होगा. बट आइडियली डॉक्टर्स शुड ऑलवेज फोकस ऑन द मॉलिक्यूल, द साइंस बैकअप, एंड नॉट ऑन द कंपनी फ्रॉम विच इट इज कमिंग. सो नेवर एवर गो फॉर ओनली बिकॉज ये कंपनी की इसके सारे प्रोडक्ट्स अमेजिंग होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है. हर चीज में प्लस एंड माइनसेस होते हैं, वो सोच के समझ के हमें डिसाइड करना होता है. Also, you are a very active person, a very active participant in healthcare startups. Yeah. So I had a lot of questions about that. So first of all, what role do you usually play? So startups में क्या हो रहा है अभी कि बहुत सारे startups जो है वो सारी सेक्टर्स में ओवरऑल चल रहे हैं, मतलब डेवलप हो रहे हैं. बट इफ यू सी इंडिया का भी जो विजन है, जिसमें उन्होंने प्रायोरिटी या बोलेंगे फोकस्ड एरियाज जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें हेल्थ केयर इज डेफिनेटली वन ऑफ द फोकस्ड एरिया दैट गवर्नमेंट ऑल्सो इज पुटिंग एफर्ट्स. देन देयर आर अदर एरियाज. सो हेल्थ केयर में बिकॉज इट इज समथिंग विच इज, मतलब आज मैं डॉक्टर हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं कल पेशेंट नहीं बनूंगी. हम सब पेशेंट्स है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी. सो हर इंसान ने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है रिलेटेड टू हेल्थ कि उसके मन में है यार ये क्यों नहीं होता है, वो क्यों नहीं होता है, ऐसे चलते रहता है. लेकिन जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट से जो आते हैं, उन्हें ऐसे लगता है कि हेल्थ केयर एक ऐसा एरिया है जहाँ पे इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट एवरीवन. सो व्हाई नॉट टू डू समथिंग इन दिस? दैट इज नंबर वन. सेकेंड थिंग इज बिकॉज इट इज वेरी साइंस ड्रिवन मार्केट. बहुत बार लोग इससे भागते भी है कि नहीं बाबा हेल्थ केयर मुझे बिजनेस करना है पर हेल्थ में नहीं करूंगा क्योंकि बैकग्राउंड ही नहीं है. तीसरे ऐसे लोग हैं कि सोचते हैं कि इसमें पैसा बहुत है, सो इतना पैसा है तो ऑब्वियसली हमें हेल्थ में करना है. पैसा और भी चीजों में है बट उनकी वो सोच है. चौथा, वो ऐसे सोचते हैं कि इसमें इम्पैक्ट बहुत है, शायद मैं सोशली बड़ा एक इम्पैक्ट कर सकता हूँ तो इसलिए मुझे हेल्थ में करना है. अभी इसमें होता क्या है कि कुछ फाउंडर्स जो होते हैं वो मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं, जो कि बहुत ही कम परसेंटेज है. मैक्सिमम 75 या 80% ऑफ डॉक्टर्स दे आर नॉट इन द एंटरप्रेन्योरशिप. दे आर ओनली रनिंग क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, academics, and very few they are running labs, diagnostic labs, and there are very few which are in the research labs. But rest of the population जो है only 10% से भी कम है, they are actually trying something to do in the entrepreneurial sector. Now
इसकी वजह से क्या होता है कि हेल्थ केयर के जो इनोवेटिव आइडियाज है वो जनरली नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं. सो जितने भी वेरेबल्स आप देखोगे, जितने भी हाईटेक एप्लीकेशंस देखोगे या फिर कुछ डिवाइसेस देखोगे, ये सबके पीछे जो ओरिजिनेटर है वो आइदर इंजीनियर है, वो कोई IITN हो सकता है, कोई प्रीमियर इंस्टीट्यूट से हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे लोग जिन्होंने लाइफ में कुछ ऐसा उनका स्टोरी है कि उन्हें वो करना है, उनके पास एक्सपर्टीज हो या ना हो, बट मुझे करना है क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस किया है जो मेरे लिए वो ठीक नहीं था. सो और लोगों को और ऐसा नहीं होना चाहिए. सो ऐसे जो बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं उनके पास डिजायर है, उनके पास वो बर्निंग वो फायर है, उनके पास टेक भी है बिकॉज दे आर टेक्निकली साउंड. आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर एग्जांपल एन इंजीनियर टेक्निकली बहुत साउंड है, उन्हें पता है कि ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी लाऊंगा तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी या फिर डॉक्टर्स का काम इजी हो जाएगा या पेशेंट को कुछ अच्छा इनोवेटिव मिलेगा, वो सब है. बट द प्रॉब्लम इज द साइंटिफिक और मेडिकल एक्सपर्टीज दैट दे आर लैकिंग, और वहां पे हमारा रोल आता है. बिकॉज सिर्फ जनरली लोग टेक के पीछे इतना भाग रहे हैं, बट वो टेक्नोलॉजी ने कभी भी पेशेंट साउंड भी तो होना चाहिए. और सेकंड चीज है कि उस चीज की सच में मार्केट में जरूरत है क्या, है कि नहीं. बहुत बार ऐसे मेरे पास स्टार्टअप्स आते हैं जो बताते हैं कि ये ऐप वो ऐप, बट मैंने उनको बोला क्या आपने 10 डॉक्टर्स को पकड़ के पूछा कि आपको जरूरत है, तो आंसर इज नो. लाइक गिव मी एन एग्जांपल. कौन कि ये बनाना जरूरी नहीं था फिर भी लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा क्या था? बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे कोई एप्लीकेशंस बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल टेली कंसल्टेशंस पे, लाइक प्रैक्टो जैसे अभी बहुत सारे हैं ऑलरेडी. अभी तो बहुत सारे हैं और बहुत सारे उसमें इनोवेशंस भी आ गए हैं, फिर भी उनको वही बनाना है. सो दिस इज लाइक अननेसेसरी एंड वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी. तो इनोवेशन का मतलब ही वो है कि आई एम नॉट सेइंग कि एकदम ब्रांड न्यू आइडिया एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड, इतने बड़े पॉपुलेशन में इतने टैलेंट में ऑब्वियसली मैं यहाँ बैठी हूँ तो कोई और बैठा हो कहीं पे सेम चीज सोच सकते हैं, पर वो दो में से कौन पहले और कौन बेहतर करेगा वही हमें आगे दिखेगा. सो आई एम नॉट सेइंग कि आपको बहुत ही अलग कुछ करना है, लेकिन एटलीस्ट सम इनोवेटिव फैक्टर उसमें होना चाहिए, कुछ ऐसा एलिमेंट होना चाहिए वो जो आपका जो कॉम्पिटिटर है या एग्जिस्टिंग जो मॉडल्स है उससे कुछ अलग रहे. अभी जोमेटो तो था, बट हमें स्विगी की भी जरूरत पड़ी, तो वी नीड स्विगीज, वी नीड मोर जोमेटोज, बिकॉज एक अकेला जोमेटो नहीं कर पाएगा. सो ऑब्वियसली दैट इज देयर, बट कुछ आपको अलग एलिमेंट लाना पड़ेगा. दैट इनोवेशन इज मिसिंग. अदर देन दैट आई थिंक लाइक द वे आई एम लुकिंग एट इट, उसने कुछ वो एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करना चाहिए. एग्जैक्टली. प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफिकेशन, पहले तो वो प्रॉब्लम है क्या, उसके बाद कुछ ऐसा सोल्यूशन जो वो प्रॉब्लम को, वो ब्रिज को मीट करे, मतलब दे आर एक्चुअली फुलफिलिंग द नीड ऑफ द सोसाइटी. और तीसरा, अगर उनके पास वो आई वुड से इन हाउस टैलेंट नहीं है, दे शुड बी ओपन इनफ टू ब्रिंग समवन फ्रॉम द फील्ड सो दैट दे गेट द राइट इनसाइट्स, राइट गाइडेंस एट द राइट टाइम. ऐसे नहीं कि सब हो जाने के बाद फिर सोच रहे एडवाइजर्स को भी लाना है, तब तक तो गाड़ी निकल जाती है. एंड देन दे शुड बिल्ड अ प्रॉपर कंपनी. सो these are the actually I have seen many startups dying or failing just because they were not guided enough and they were not supported enough because they were thinking that they are bringing something amazing, but जब deep dive किया तो पता चला उसकी जरूरत ही नहीं थी. And what are some of the best pitches or best company ideas that you have seen? So काफी है, मतलब हम लोग ऐसे रिवील तो नहीं कर पाते, बट कुछ आइडियाज है जो काफी अमेजिंग है. People are and what problem are they solving? If you can't reveal about the solution, but can you reveal about the problem? Yes. So there are some companies who are very much putting their efforts in the diagnostics. Okay. Because क्या होता है कि इंडिया में diagnosis डिले हो जाता है for various reasons. एक तो डॉक्टर पेशेंट पॉपुलेशन का तो हमें रेशियो पता ही है, मतलब पेपर में हम लोग बहुत अच्छा दिख रहे हैं, इवन वी आर बेटर देन WHO इन इंडिया, लेकिन आप देखते हो तो वैसा नहीं है, क्योंकि वो क्योंकि पॉकेट्स में है ना वो, जैसे एवरेज निकालते हैं वो, लेकिन जब आप देखोगे तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. 3 cities में तो कम ही है, बहुत कम. मैं खुद दिन के 250 पेशेंट देखती थी एक डॉक्टर, और मेरे अंडर 60-70 विलेजेस थे. सो बहुत ऐसा प्रॉब्लम है. सो उसमें ऐसा होता है कि डॉक्टर पेशेंट रेशो इतना ज्यादा है, तो लोग ऐसा कुछ ला रहे हैं कि जिसमें डायग्नोसिस इजी हो. जितना डायग्नोसिस फास्ट होगा, प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट शुड बी द मंत्रा. सो डायग्नोसिस इतना डिले होता है कि वो सही डॉक्टर मिलता ही नहीं उनको, सही डॉक्टर, क्योंकि वो गाँव में बैठे हैं, एक्सपर्ट कहीं और बैठा है. सो बहुत से लोग डायग्नोस्टिक्स पे बहुत काम कर रहे हैं, और उसमें वो न्यूअर एंड न्यूअर टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं.
जैसे AI ला रहे हैं वो, और कुछ उसमें डायमेंशंस ला रहे हैं ताकि फास्टर हो और स्क्रीनिंग हो और मास स्क्रीनिंग भी हो. दैट इज समथिंग दे आर बिल्डिंग. एंड सेकेंड थिंग इज आई वुड से उसमें रेडियो भी आ गया और पैथो भी आ गया, दोनों डायग्नोस्टिक्स आ गए. और फिर जेनेटिक पे भी काफी काम हो रहा है. सो कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो जेनेटिकली होते हैं, हेरिडिटरी होते हैं. सो उससे क्या हम होने से बचा सके, ऐसे भी कुछ चीजें चल रही है मार्केट पे. और वो तो लेकिन हार्डकोर रिसर्चर्स है जो इस फील्ड से आते हैं. देन देयर आर मेनी अदर एरियाज इन यू नो दे आर ट्राइंग टू बिल्ड दैट आई वुड से इज दिस वेरेबल्स. वेरेबल्स में और भी बेटर एंड बेटर आते जा रहा है. और टेलीमेडिसिन इज समथिंग दैट इंडिया आल्सो वांट. सो टेलीमेडिसिन पे भी बहुत कुछ चल रहा है. टेलीमेडिसिन पे तो है ना. हाँ, मतलब डॉक्टर यहाँ पे बैठा है दिल्ली में, बट आप अपना सपोज फीटल हार्ट साउंड भेज सको अपने आप दिल्ली में. और पेशेंट है किसी गांव में, अपनी माँ के आई हुई है. सो इस टाइप का भी काफी कुछ चल रहा है. सो डिवाइसेस बनाना, पोर्टेबल डिवाइसेस बनाना, ताकि हम और छोटे छोटे पॉकेट्स में जा सके और स्क्रीनिंग कर सके. इस टाइप का काफी कुछ चल रहा है. बट सो लाइक इसके बारे में ऐसे ओवरऑल सुन के इट जस्ट टू मी इट फील्स कि वी आर डूइंग मोर ऑफ द सेम. मतलब हाउ डू आई डिस्क्राइब इट, ये सब ऑलरेडी जो भी नए एप्स आ रहे हैं, जो भी लेटेस्ट टेक आ रहा है, तो वो तो वेस्ट में तो आता ही है. yes. ठीक है. अभी लाइक यू सेइंग डायग्नोस्टिक्स. सो डू यू थिंक कि अभी ऑलरेडी हमारे पास जो करंट डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटीज है जो हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं, इज इट नॉट इनफ? क्योंकि पेशेंट व्हाटएवर अपना ब्लड वर्क जो भी है भेजेगा एंड उसको रिपोर्ट आएगा. अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं लोगों को जो सॉल्व करने पड़ रहे हैं? सो हमें ऐसे लगता है सिटिंग इन सच मेट्रोज की शायद बहुत इजीली एक्सेसिबल है. अगर आप अभी चाहो तो 1 mg पे आप टाइप करके अपना अभी आपका फ्लेबो आके आपका सैंपल लेके जाएगा. बट दैट इज द सिनेरियो यहाँ पे. लेकिन इफ यू टॉक अबाउट टियर 2 एंड टियर 3 एंड टाउन्स एंड विलेजेस, वहाँ पे वो आज भी नहीं है. सो इवन इफ हम कह रहे हैं कि बहुत सारा एडवांसमेंट हो रहा है, बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, बहुत सारे मीटूज आ रहे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस आ रहे हैं, बट क्या वो एप्लीकेशंस राइट पॉपुलेशन तक जा रहे हैं? पहली बात तो वो एप्लीकेशंस किसके लिए बना रहे हैं. सो बहुत बार फाउंडर्स वहां पे भी गड़बड़ कर देते हैं कि टारगेट ऑडियंस ही नहीं पता. ऑलरेडी यहाँ पे बहुत कुछ है, आप वहां जाओ जहाँ पे उसकी जरूरत है. सो आइडेंटिफाइंग योर राइट टारगेट ऑडियंस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. और सेकेंड कि वहां पे आज भी जरूरत है. सो ये जो एफर्ट्स है बाय सो मेनी पीपल, बाय सो मेनी विद सो मेनी डायमेंशंस, वो लगेंगे क्योंकि हमारा पॉपुलेशन इज ह्यूज, हमारे नीड्स भी बहुत ज्यादा है. बट डू यू थिंक वो फाउंडर्स वहाँ पे नहीं जा रहे क्योंकि वहाँ पे पैसा नहीं है? शायद हो सकता है. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस. क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो ग्रास रूट लेवल पे काम करना चाहते हैं. मैक्सिमम लोगों को इसलिए बनाना है क्योंकि उन्हें बनाना है. बहुत कम लोग हैं जो सच में चाह रहे हैं कि कुछ गेम चेंजर हो या फिर उस छोटे पॉकेट्स के लिए करे. तो वैसे लोगों को ज्यादा इंकरेजमेंट दिया जाता है और वैसे फाउंडर्स को ज्यादा सपोर्ट दिया जाता है. Because they are actually trying to solve the problem that really exists. It's not something that I am creating a me too. Just because this sounds very exciting. AI है, अभी आपको पता है buzzword है. सबको कुछ ना कुछ करके AI powered, AI embedded, कुछ ना कुछ करके AI लगाना है उसमें. But क्या उसकी जरूरत है? उसकी जरूरत नहीं है. India is actually, we have 2 problems now. अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी. ये दोनों पे ही पूरा फोकस होना चाहिए फिलहाल. एंड यस, डीप टेक और वो सब तो चलते रहेगा बिकॉज उसके लिए भी एक अलग सेट ऑफ पीपल है. लेकिन एटलीस्ट हमने इतना अगर क्रॉस कर लिया तो इंडिया का हेल्थ बहुत ज्यादा ऊपर जा सकता है. इसलिए ये एफर्ट्स आर इम्पोर्टेंट. बिकॉज एआई तो चलो ठीक है अभी आ गया है, तो इट्स लाइक पीपल, मुझे ऐसा लगता है पीपल रियली वांट टू यूज इट, really want to depend on it and really want it to help them. उनको ऐसा लगता है कि हाँ मैं AI यूज करूंगा तो मुझे शायद डॉक्टर का जरूरत नहीं पड़ेगा. बट आई थिंक अ डॉक्टर्स जॉब इज मच मोर देन दैट. क्योंकि आप गूगल पे या AI पे कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ोगे, नॉट नेसेसरी दैट इंफॉर्मेशन इज ट्रू. बिल्कुल. और वो कब ट्रू है और वो कब ट्रू नहीं है ये आपको डॉक्टर ही बता सकता है ना. बिकॉज कोई एक नया दवाई फॉर एग्जांपल आया, न्यू ड्रग, जैसे कोरोना के टाइम पे लोग कुछ भी बेच रहे थे ये बोल के कि दिस विल क्योर कोरोना. बिल्कुल. ओके. एंड दे इवन हैड
डालने के लिए इंटरनेट पे तो तुम कुछ भी डेटा डाल सकते हो। बिल्कुल। मैंने ये 100 पेशेंट्स में यूज किया एंड 98 पेशेंट्स में रिजल्ट्स आए। बट ये तुमको डॉक्टर ही बताएगा कि 98 पेशेंट्स वो वैसे भी ठीक ही होने वाले थे। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें सेल्फ लिमिटिंग ही होती है, सेल्फ लिमिटिंग वो होती ऐसे है। ही ठीक होने वाले होते हैं। सो एविडेंस इज समथिंग। हम लोग कहते थे ना बीच में गूगल डॉक्टर्स हो रहे हैं, हर एक कोई गूगल पे, अभी गूगल डॉक्टर से भी एआई डॉक्टर्स हो रहे हैं। सो एआई को उतने ही बोलते हैं ना कि नमक स्वादानुसार, एआई को उतना ही यूज करो जितना उसकी जरूरत है। उसका एडिक्शन मत लगने दो, नंबर 1। नंबर 2, वो एआई इट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बट इट इज बिल्ड बाय द ह्यूमन इंटेलिजेंस। सो वो एआई आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, पर उसको मॉनिटर करने वाला भी तो कोई होना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन को चेक करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। सो उसको एकदम ही अंधविश्वास करके उसको एक्सेप्ट करना और वैसे एक्शंस लेना तो बहुत ही हानिकारक होगा, स्पेशली फॉर हेल्थ। आई वुड से कि टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड ऑलवेज कंफर्म इट विद द डॉक्टर्स जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने इतने साल पढ़ाई की है और जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज है। तो आप उनसे लेके या पूछ के ही आगे का स्टेप लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि इंफॉर्मेशन में नुआंसेस बहुत होते हैं। सो इट्स नॉट लाइक आपने कुछ पढ़ लिया एंड वही सही है। बिल्कुल। यू नीड टू अंडरस्टैंड द न्यूआंस, राइट? बिल्कुल। सो आई थिंक दैट इज और व्हाई उसके दोनों साइड जानना जरूरी है। मतलब एक आर्टिकल ये बता रहा है वो उसका एक्सपीरियंस है, बट क्या किसी और का दूसरा एक्सपीरियंस है क्या? इतना कोई पढ़ता है क्या? अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो फिर सब्जेक्ट मैटर से पूछ लो। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी सपोज किसी के घर में किसी को कैंसर हो गया, गॉड फॉरबिड, तो वो ऐसे ही इंफॉर्मेशन ढूंढेगा जिसमें उसको दिख रहा है कि हाँ ठीक है, ये तुम जड़ी बूटी खा लो ठीक हो जाएगा। वो यही इंफॉर्मेशन वो खुद ढूंढ रहा है, उसको वही चाहिए, वो डेस्परेट है। तो वो दूसरे साइड वाला इंफॉर्मेशन कि अरे इससे कुछ नहीं होता है, ये हमने साइंटिफिक स्टडी करके देखा है, इससे कुछ नहीं होता है, वो ढूंढेगा ही नहीं। तो जस्ट बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन एंड टेकिंग इट एट फेस वैल्यू, उसमें फंस जाएगा। तो आई थिंक ह्यूमन टेंडेंसी है, वो बोलता है ना मरता क्या नहीं करता। सो इट्स लाइक दैट कि वो सिचुएशन शायद उसको मजबूर करती है सब करने के लिए, बट साइंस, मेडिकल साइंस के ऊपर तो मुझे नहीं लगता कुछ है। और जहाँ पे एविडेंस नहीं है, जहाँ पे वो सबूत नहीं है कि ऐसा सच में ये होने से ये होता है, अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो प्लीज ट्राई मत करिए। बहुत बार ऐसे होता है कि लोग स्टेरॉइड्स कोट करके दवाइयाँ बेचते हैं और फिर उसे कहते हैं कि आपको इमीडिएट रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑफ कोर्स मिलेंगे, क्योंकि वो स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड इज अ डबल एज स्वॉर्ड, उसके साइड इफेक्ट्स भी है और उसके एडवांटेजेस भी है, बट वो किस मात्रा में, कब, कैसे, कितने टाइम के लिए, कौन से पेशेंट्स में, कौन से टाइप के लिए, वो सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि आपको लगता है ये लेने के बाद मैं इमीडिएटली ठीक हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ही वंडर ड्रग है। आपका उसका बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए कि आप क्या खा रहे हो, किससे खा रहे हो, कौन सा सोर्स है, कौन सा डॉक्टर है, कौन सी लैब है। तो क्वैक्स पहले भी थे, अभी भी है, बट आपको डिग्रीज पढ़ने का ये बहुत ही एक अवेयरनेस, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इट। पीपल आर नॉट रीडिंग डिग्रीज ऑन दैट क्या बोलते हैं उसको, जो बोर्ड होता है। सो बोर्ड पे डिग्रीज पढ़ना जरूरी है। अगर हम इतने गूगल डॉक्टर्स बन गए हैं सब लोग, तो एटलीस्ट डिग्री तो पढ़ ही सकते हैं। बहुत बार डिग्रीज ही समझ में नहीं आती है और फिर उन्हें लगता है कि बहुत ऐसे लंबा लिखा है, तो उन्हें लगता है अरे ये तो बहुत सारी डिग्रीज है, बहुत ज्यादा ही पढ़ा हुआ डॉक्टर है। और फिर वहां पे अभी हुआ ना एक रिसेंट केस, हेयर ट्रांसप्लांट में दो somebody died ना, two engineers they lost their lives because the जो सर्जन था he was a dentist, he or she. So since you are a strategic investor in startups, okay, so you play the role of an advisor. तो जब ये स्टार्टअप्स पिच करने तुम्हारे पास आते हैं तो आप क्या देखते हो स्टार्टअप में? स्टार्टअप में सबसे पहले देखना है कि आइडिया, कि क्या आइडिया लेकर आ रहा है। सो वो आइडिया ऐसा होना चाहिए कि एक तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला होना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, वो आइदर सर्विस हो सकती है या फिर वो कोई प्रोडक्ट हो सकता है। सो सर्विस बेस्ड एंड प्रोडक्ट बेस्ड दो टाइप के जनरली ब्रॉडर हम उसको कैटेगराइज करते हैं। सो सच में वो कोई हमारा रियल लाइफ का प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रिजॉल्व कर रहा है क्या, दैट इज फर्स्ट। सेकेंड इज इट रिजोल्यूशन, तो ठीक है, क्या उसमें कोई इनोवेटिव एलिमेंट है या नहीं है। इट इज समथिंग दैट दे आर मेकिंग अ डिफरेंस फ्रॉम अदर्स। व्हाट इज द यूएसपी? दैट इज समथिंग दैट आई एम वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन। द नेक्स्ट थिंग दैट आई सी इज द फाउंडर। सो बहुत बार ऐसा होता है कि फाउंडर करते हैं बिकॉज आइदर दे हैव अ पीयर प्रेशर कि मेरे सारे दोस्त, स्पेशली दिस इज वेरी कॉमन इन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट बैकग्राउंड्स,
कि मेजॉरिटी ऑफ देम दे गो इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, सो उन्हें ऐसे पीयर प्रेशर भी रहता है कि कुछ तो बनाना है. सो वो पीयर प्रेशर से कर रहे हैं या सच में उनको खुद में वो इच्छा है कि उन्हें कुछ करना है, और उनका स्टोरी क्या है. उनके बहुत बार ऐसा होता है कि फाउंडिंग टीम भी मैं देखती हूँ, बिकॉज बोलते हैं ना सीईओ, चीफ एवरीथिंग ऑफिसर आप नहीं हो सकते हो, और आपको होना भी नहीं चाहिए. यू शुड ऑलवेज हैव अ सेट ऑफ पीपल who always complement your strengths, Right. and your team members should know your weaknesses as well. क्योंकि एक पर्सन परफेक्ट नहीं हो सकता है. सो क्या ये हेल्थ केयर कंपनी के लिए ऐसा एक फाउंडिंग टीम है जिसमें एक बंदा डॉक्टर है, एक बंदा मार्केटियर है, और एक स्ट्रॉन्ग सेल्स बैकग्राउंड से आ रहा है, या फिर ऐसे कुछ डोमेन से आ रहे हैं विच आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर. आई एम जस्ट गिवन एन एग्जाम्पल, बट समथिंग विच इज कॉम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेंथ्स ऑफ ईच अदर, बिकॉज सच फाउंडिंग टीम विल डेफिनेटली सी सक्सेस. और बहुत बार माइंडसेट ऑफ जब लोग ये लोग पिचिंग करते हैं तो बहुत बार मैं देखती हूँ कि आर दे ओपन फॉर कोलैबोरेशंस, आर दे ओपन फॉर पार्टनरशिप्स. बहुत बार वो कोलैबोरेटिव माइंडसेट अगर नहीं है, सो एक इंसान, वन पर्सन कैन नॉट रन द शो. यू विल ऑलवेज हैव अ गुड सेट ऑफ पीपल हु विल add lot of value to your existing wealth of knowledge, as well as you yourself should have that mindset that I want to grow, but I also want my people to grow with me. तो वो बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास. So collaborative and partnership वाला attitude बहुत बहुत जरूरी है. The next thing, because वो pitch करते हैं, so they have a pitching slide deck. अभी हमें सबको पता है कि गैमा बहुत अच्छा slide deck बनाते हैं. तो पहले slide decks अलग थे, but अभी तो बहुत ही fancy और वो सब आ रहा है. So बहुत लोग उससे impress करने की कोशिश करते हैं. But more than the decoration or more than the aesthetics of the slide deck, what I'm more interested in, are they really have taken all the points into consideration or not. तो slide deck का एक decorum होता है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट करो, फिर मार्केट साइज बताओ, फिर आपका सोल्यूशन क्या है, फिर आपके यूएसपीज क्या है, फिर आप कौन सा ज्योग्राफी टारगेट करने वाले हो, आपका 2 ईयर प्लान क्या है, 5 ईयर, आपका गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी क्या है, आप अपस्केलिंग कैसे करने वाले हो, फिर आपको फंड्स कितना चाहिए, फिर वो फंड का फर्दर सेग्रीगेशन होता है कि आपको इतना, सपोज 5 करोड़ चाहिए, सो कितना लाख आप इसके लिए पार्क कर रहे हो. तो वो पूरा, सो ये पूरा होमवर्क आपने किया है कि नहीं. एंड देन मोर देन दैट, क्या वो फाउंडर और वो जो फाउंडिंग टीम है, इज ही एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, या जस्ट बिकॉज वो कहीं से स्लाइड डेक बना के आए हैं और वो यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये एक चीज मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है. एंड आई जनरली प्रेफर टू डिस्कस विद द एंटायर टीम. कभी ऐसे होता है कि 3 टीम मेंबर्स है, वो बोलते हैं कि दे आर बिजी और मैं अकेला हूँ, तो आई जनरली डोंट प्रेफर टू अटेंड दैट कॉल. आई टेल देम कि जब आप तीनों अवेलेबल हो तभी आइए, क्योंकि मुझे जानना है वो तीनों के, कभी कभी उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं. सो वो भी देखना जरूरी है कि आप इंटरनली कितने बॉन्डेड हो, क्योंकि अगर टीम ही स्ट्रांग नहीं है तो बिजनेस की तो वाटी लगने वाली है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ स्ट्रांग टीम, स्ट्रांग आइडिया, स्ट्रांग रोड मैप, एंड ऑल्सो प्लान बी रेडी. सो अगर ये नहीं चला, सो प्लान बी भी होना चाहिए. सो एज एन इन्वेस्टर और एज एन एडवाइजर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इससे भी ऊपर मैं शायद भूल रही थी, क्या मुझे वो इज इट मैचिंग विथ माई इंटरेस्ट, मेरा पर्सनल एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो है क्या. अगर वो मुझे मैच करता है तो I will be able to put the efforts, I will be able to add lot of value, I will be able to give my expertise and the experience that I have gathered, so that मेरा value addition सच में हो. और मैं not only as a as an advisor nominal रहूं, but I should actually add value to the company. You should be part of that. I should be the part of the company. And अगर मुझे वो value addition नहीं दिख रहा है, मेरा वो role नहीं दिख रहा है, so then I straight I simply say no. I decline it. क्योंकि ultimately it's the experts value that you bring to the table. क्योंकि पैसे देने वाले बहुत है, trust me. इतना पैसा है मार्केट में, आए दिन मुझे कॉल्स आते हैं कि कोई कंपनी है क्या जहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना है. ये तो मेरे रोज के कॉन्वर्सेशंस है, बिकॉज लोगों के पास बहुत सरप्लस पैसा है और उन्हें पता है स्टार्टअप्स बहुत अच्छा 10x 20x जो भी उन्होंने स्टोरी सुना होगा. So they want to invest, लेकिन वो कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे unless I tell them कि आप यहाँ इन्वेस्ट करो, क्योंकि मैंने उसका पूरा ड्यू डिलिजेंस करके रखा है, मैंने उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करके रखा है, मैंने उनके साथ मल्टीपल टॉक्स किए हैं, मैंने वो प्रोजेक्ट को भी काफी डीपली स्टडी किया है. सो there comes my role that as a due diligence expert I'm also sitting with investors
who are hardcore investors, because they also come from a non-medical background. Right. उन्हें तो बहुत बार उल्लू भी बनाया जा सकता है कि because वो medical background से है ही नहीं, तो क्या पता फाउंडर इतने polished हो कि बहुत अच्छे से केस प्रेजेंट करे, तो उन्हें भी रिक्वायरमेंट रहती है कि can we have a neutral person who is a doctor who has a background of pharmacology and who has a good knowledge about the startup ecosystem, what's happening, can I give them the input so that they make their decision and they invest in the right startup. So these are few things that I generally do. And कुछ भी अगर deficiencies है, because no one is perfect, कोई project भी perfect नहीं रहेगा, उसमें भी अगर कोई deficiency है, so we can always take help. For example, हमें लग रहा है कि हमें इस प्रकार का एक legal expert की इसमें जरूरत पड़ेगी, we can always have a legal expert, we can always have a finance expert, we can always have a regulatory expert. So ये सारे experts हम ला सकते हैं on board, maybe on the contractual basis or maybe as a part of advisory. लेकिन मोटा these are the things that I generally want. If I don't see that passion, if I don't see that fire, if I don't see the, they are doing it because they really want to build something, I don't put my efforts in that. And you yourself are running a startup of your own. So very soon you will get an announcement. Right. So what is that about? What is Elevate? Oh, Elevate. So Elevate is my passion project. I have worked in pharmaceutical industry for roughly 6 years, post my MD in pharmacology. So I was with medical affairs in all the companies, all the 3 companies. So when I was opting for MD pharmacology, तब की बात कर रही हूँ मैं. So मेरे पास एक ही पोर्टल था जिसका नाम है Facebook. So मैं literally फार्माकोलॉजी वर्ड ऐसे सर्च करते हुए मैं प्रोफाइल्स ढूंढती थी कि कोई है जो एमडी फार्माकोलॉजी कर रहा है, किया हुआ है, और वो अभी क्या करते हैं, क्योंकि मेरे आसपास कोई नहीं ऐसा था जिसने एमडी फार्माकोलॉजी, मतलब हमने कभी नहीं सोचा था कि एमडी फार्माकोलॉजी करेंगे. तो व्हेन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग दैट, आई रियलाइज्ड कि लोग किस में काम कर रहे हैं क्या और वो सब. देन आई स्टार्टेड अगेन रिसर्चिंग कि क्या होता है, फार्मा कंपनी क्या है. तो सब कुछ सेल्फ स्टडी, सेल्फ रिसर्च, कोई बंदा नहीं है गाइड करने के लिए, कोई मेंटोर नहीं है, कुछ नहीं है, खुद ही देखो खुद ही जानो. और ऐसे कोल्ड ईमेल्स डालते हैं आजकल लोग. मैं कोल्ड मैसेजेस डालती थी, बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ गर्ल. मैं लिटरली लोगों को, मेरे मैंने एक बना के रखा था, मैं लिटरली लोगों को डालती थी कि हाय, आई एम डॉक्टर सोनाली, आई हैव सिक्योर्ड दिस रैंक, आई एम ऑप्टिंग फॉर दिस, आई सॉ योर प्रोफाइल, ब्ला ब्ला ब्ला. फिर मेरे 4 क्वेश्चंस तैयार थे उसमें, व्हाट इज द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, क्या क्या रहता है, वगैरह वगैरह वो सब. सो मैंने 50-60 लोगों से वो सब किया, वो पूरा एक्सरसाइज. और फिर मैंने सोच लिया कि मुझे यही करना है. इट इज एग्जैक्टली मैचिंग विथ मुझे लाइफ में क्या करना है. इट इज मैचिंग विथ माई स्ट्रेंथ्स, इट इज मैचिंग विथ व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू हैव माई लाइफ. बिकॉज मैंने रूरल प्रैक्टिस भी किया था. सो ऑब्वियसली 2.5 साल में अगर एक दिन में मैं 200-300 पेशेंट देख रही हूँ, तो उसमें मेडिको लीगल एक्टिविटीज भी आ गए, उसमें डिलीवरीज भी आ गई, उसमें ट्यूबल लाइगेशन के कैंप्स भी आ गए, उसमें आई कैंप्स भी आ गए, उसमें लेप्रेसी डे आ गया, टीबी डे आ गया, ओपीडीज आ गया. एंड आई वाज आल्सो इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर. तो मैं फाइनेंस भी देख रही थी, मैं आशा वर्कर के साथ काम कर रही थी, आंगनवाड़ी सेविकास के साथ, मैं सिकल सेल वर्कर्स के साथ, HIV वर्कर्स के साथ. सो आई वाज डूइंग लॉट ऑफ वर्क, मैनेजिंग फाइनेंस एंड देन फेसिंग ऑडिट्स, मैनेजिंग इंडेंट, मैनेजिंग आपका फार्मेसी, infrastructure of your clinic, I mean your primary health center and all of that. So ये सब से मुझे ये तो पता चला कि this is something I really want to give time at that point in time, क्योंकि मैं वहाँ से बहुत कुछ सीख रही थी. और मैं कुछ ऐसा सीख रही थी जो शायद मुझे आगे लाइफ में कभी ना सीखने मिले. और वहीं पे मैंने कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स फाइंड करके रखे हैं जो मैं आगे में भी with if by God's grace अगर सब ठीक होता है तो I would like to go back and resolve those issues. लेकिन उसके बाद मुझे ये समझा कि इससे बहुत लिमिटेड इम्पैक्ट होगा. सो मुझे कोई ऐसी डिग्री चाहिए जो एक होलिस्टिक मुझे अपॉर्चुनिटी दे, और जो मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी दे कि जिससे मैं ब्रॉडर ग्लोबली क्या हो रहा है वो भी पता कर पाऊँ. और वो चैनल था एमडी फार्माकोलॉजी. और आफ्टर स्पीकिंग विद ऑल दिस पीपल और पता चला, देन आई रियलाइज्ड कि एमडी फार्माकोलॉजी हमें ऑप्ट करना है. और डे 1 से ही मुझे था कि मुझे इंडस्ट्री में ही जाना है. आई हैड नो सेकेंड थॉट, नेवर, बिकॉज एमडी फार्मा लेने से ज्यादा मेरे लिए क्वेश्चन था कि मुझे फार्मा इंडस्ट्री जाना है. सो वो जाने के लिए क्या करना है, एमडी फार्मा करना है. सो उस तरीके से वो जर्नी स्टार्ट हुई. तो देन माई एमडी इज ऑल्सो फ्रॉम सेवाग्राम, विच इज अ रूरल मेडिकल कॉलेज, and Sevagram, which is a small village in Bardha. Bardha again a small district.
उसका सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे नागपुर है। सो सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज में आपको किसी प्रकार का इंडस्ट्री एक्सपोजर नहीं आता है बिकॉज ज्योग्राफी वाइज। सेकेंड, आपको इंटर्नशिप्स के लिए इतना इजीली होता नहीं है। सो मैंने वहाँ से ऐसे चालू किया कि आई यूज्ड टू अटेंड ऑल द कॉन्फ्रेंसेस, ऑल द वर्कशॉप्स, आई यूज्ड टू स्पीक विद पीपल, मीट पीपल, उनकी स्टोरीज जानती थी बिकॉज आई एम अ टॉकेटिव पर्सन, आई एम अ पीपल्स पर्सन, आई लव टू मीट एंड ग्रीट पीपल एंड रैंडमली मैं बात कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सो दैट एक स्किल सेट मेरा काम में आ गया। networking became like a very normal thing for me. Like I deliberately didn't do anything, लेकिन वो naturally होते गया. In the course क्या हुआ, मेरे बहुत सारे लोग बने, I would say बहुत सारे अच्छे लोगों से मैं मिली और बहुत सारा मुझे ज्ञान मिला और बहुत सारा मुझे समझा कि बहुत सारा स्कोप है फार्मा इंडस्ट्री में। सो जब मैं ऑलरेडी मतलब जब मैं आ रही थी पास करते हुए, मतलब आई वाज गिविंग माई फाइनल MD एग्जाम, और जब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही थी ऑलरेडी मुझे लोग बोल रहे थे अरे व्हाई डोंट यू अप्लाई देयर, व्हाई डोंट यू अप्लाई, दिस इज द रोल वगैरह। तो ये सब का, लेकिन ये सब में जद्दोजहद में मैंने इतना समझा कि मेंटोरशिप इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हर एक को नहीं मिलता है। हर एक के लाइफ में एक वो दीदी होती है, एक वो भैया होता है जो उन्हें गाइड करता है। मेरी लाइफ में कोई दीदी कोई भैया नहीं था जो मुझे गाइड कर सके, और वहां पे मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने इतना हर चीज, मतलब आज भी ये स्टार्टअप इकोसिस्टम भी बहुत नया है, अभी भी मुझे कोई दिख नहीं रहा है कि जिससे मैं कोई गाइडेंस ले सकूं, मुझे खुद ही सब सीखना पड़ रहा है। नाउ अगेन आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ पीपल, सो व्हाट इज दैट इज अगेन अ काइंड ऑफ मेंटोरशिप दैट पीपल आर गिविंग। सो अल्टीमेटली आपको कुछ ना कुछ चीजें लोगों से सीखनी पड़ती है, लेकिन वो सही इंसान सही टाइम पे मिलना इंपॉर्टेंट है। अगर वो एक गाइडेंस नहीं मिला आपको तो आपका वो टाइम अगर निकल गया तो आप वही बोलोगे अरे मुझे तो ये बनना था, मैं वो बना। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटोरशिप दैट आई रियलाइज्ड मच अर्लियर, मतलब उसके भी पहले 10th 12th सब में, बिकॉज आई एम द फर्स्ट डॉक्टर इन माई फैमिली। मुझे पता ही नहीं था कि डॉक्टर बनना है, पता था पर बनते कैसे पता नहीं था, क्योंकि मैं GMC नागपुर के बाजू में रहती थी। सो हमेशा वहां से गुजरती थी तो मैंने यही बोलती थी कि मुझे यहाँ आना है। सो कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन। तो जब मैं एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने कहीं पढ़ा था कि तब तो फेसबुक था और याहू वगैरह था। सो उसमें उन्होंने बोला था कि पासवर्ड ऐसा रखना कि वो आपको रोज रिमाइंड करे आपके ड्रीम के बारे में। मेरा ड्रीम था GMC नागपुर, GMC MBBS मैंने MBBS GMC नागपुर, ये मेरा पूरा कंप्लीट ड्रीम था। तो और उन्होंने ये भी लिखा था कि इनकम्प्लीट मत लिखना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पासवर्ड सिर्फ MBBS नहीं रह सकता है, so मेरा पासवर्ड ऐसा होना चाहिए कि कंप्लीट होना चाहिए। सो दिस वॉज माई ड्रीम। सो मैंने सारे पासवर्ड चेंज किए ड्यूरिंग दैट माई 12th और PMT के बीच का जो टाइम था, और मैं लिटरली MBBS GMC नागपुर @ जो साल मुझे चाहिए था, मतलब अगला साल, तो ऐसे डाल के मेरा पासवर्ड था। और मैं जब भी वहां से गुजरती थी ऑलवेज यूज्ड टू से कि भगवान मुझे GMC नागपुर में MBBS दिला दो। बट सिर्फ वो मैनिफेस्टेशन बोलते हैं ना, सिर्फ ड्रीम करने से नहीं होगा, हार्डवर्क तो बहुत चल रहा था जम के। लेकिन ये जो मेंटोरशिप और जब मैंने फार्मा इंडस्ट्री में कदम रखा, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो फाउंडर ऑफ MARD, which is Maharashtra Association of Resident Doctors of my college. सेवाग्राम में कभी MARD नहीं था, so I was the founder of that. और इस वजह से I came in contact with many residents, all residents ना, because आप खुद ही फाउंडिंग मेंबर हो। so हम लोग काफी मीटिंग्स करते थे, और उसमें ऐसे हुआ कि I was also a part of important pharmacology society. so मैं नेशनल लेवल पे भी काफी कॉलेजेस, HODs और स्टूडेंट्स के साथ मेरा कॉल्स होते थे, वेबिनार्स करते थे, हम लोग काफी एक्टिविटीज करते थे एकेडमिकली। सो इस सब में क्या हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे जानने लगे एंड दे स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चन जो उस लेवल पे थे तब व्हेन आई वाज डूइंग माय MD। एज सून एज आई एंटर्ड फार्मा इंडस्ट्री, वो सेम बच्चे, वो सारे जूनियर्स then started approaching me for guidance for how to get into pharma industry. What are the roles? मुझे ये भी जॉब है, ये भी जॉब है, which offer I should accept? ये इसका ये मैनेजर है, इसका ये मैनेजर है, ये कौन सा मैनेजर बेटर होगा, ये इसका CTC ये है। So such type of calls I always used to park for my Saturday and Sundays, to the extent कि मेरे हस्बैंड ने बोला कि एक काम करो, why don't you start your consultancy? इतना टाइम दे रहे हैं तो इतना टाइम I used to give, but I realized कि the importance of it. So I used to do it with full, पूरा मजे से, एक घंटा I used to speak, I used to counsel them, I used to help, and many people they are in industry, they are doing very good. So I have mentored many, more than 200 I would say, MD pharmacologist, and while doing my MO shift when I was medical officer,
I came in contact with engineers. This is the beginning of this startup, I would say. Okay. They used to approach me through, again, networking, and they wanted कोई डॉक्टर जो उनकी आइडिया को वैलिडेट करे, Okay. पर ऐसा डॉक्टर जो बायस ना हो. सो दे स्टार्टेड अप्रोचिंग मी एंड आई स्टार्टेड जनरेटिंग दैट इंटरेस्ट. और फिर इंजीनियर्स जनरली ऐसा प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं. सो I came in contact with VNIT students and other engineering students. उन्होंने अपने दोस्तों में बताया. So I used to do a lot of things for these people. और I started helping them, supporting them, guiding them, and then that was the beginning. And बीच का टाइम में जो mentorship हुआ, and then I realized कि mentorship is something that is very very important. And because now I am not attached to any brand or attached to any company, I think this is my responsibility to give back to community. And what better way than starting an initiative which help students, a platform where they can openly ask questions about anything, whatever questions they have. So Elevate is like I said, a passion project for me, wherein we guide students, not only MD pharmacologist, क्योंकि काफी लाइफ साइंस प्रोफेशनल्स के बैकग्राउंड से भी लोग आते हैं, तो उन सबको गाइडेंस देते हैं. व्हाट आर द वेरियस रोल्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, what are the strengths required, how the skill sets to be developed, and how you can actually excel in those areas. And that's what we are doing. And I'm very blessed with amazing team who are leaders in pharma industry, which are helping and supporting and joining me, because they are also equally passionate for mentorship. Right. Yeah. Amazing. I guess that sums up. Yeah. Right, amazing. So, Dr. Sonali, it was amazing to have you. Thank you so much, on the Aditya. show. It's And my pleasure to come here. Yeah, because जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के जो रियलिटीज है, Yeah. एंड जो करंट सिनेरियो है, जो चल रहा है अभी इंडिया में, वो कहीं ना कहीं हमको समझना बहुत जरूरी है. It will help doctors, it will help people who are watching this. Pretty much anybody who has that little bit of curiosity कि भाई फार्मा इंडस्ट्री के सच जान के अगर मेरे को कुछ फायदा हो सकता है, तो फिर nothing like that. So I really thank you. Thank you so much. Thanks a lot for having me. I enjoyed the conversation and it was really a very wonderful conversation. The best part was there was no barrier and there was no filter. So it was really fantastic to come here. Thank you so much. Thank you.